हाँ, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ना था ना। चलो हाँ, तो अब तुम देखो इसमें ये जो खतरनाक सा फिगर दिख रहा है तुमको, क्या ये हुक्के हुक्के जैसा लग रहा है? क्या हुक्का देखा है तुम लोगों ने? देखा है? तो ये हुक्के जैसा लग रहा है क्या? छल्ले बनाएंगे। चलो है तो बेटा फिर से फंस जाएगा, देख। पूछ रहा छल्ला क्या होता है। देखो अब अपन को दो पढ़ने हैं, एक तो डिस्टिलेशन, अब अपन को दो पढ़ने हैं, एक तो डिस्टिलेशन और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैंने बता दिया था तुमको कि कब डिस्टिलेशन इस्तेमाल होगा और कब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम चीज़ें हैं। दोनों को कब इस्तेमाल करते हैं? मिसिबल लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड आपस में घुले हुए हैं उनको अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब इस्तेमाल करेंगे? जब 25 डिग्री से कम का डिफरेंस है बॉइलिंग टेम्परेचर में, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में। अब तुम देखो कि ये जो तुमको दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है। जैसे कि पहले वाले केस में हम मात्र मतलब ओनली डिस्टिलेशन पढ़ रहे हैं। डिस्टिलेशन में क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से ज़्यादा है। अब मान लो इसमें किसका एग्जाम्पल ले रखा है? एसीटोन और वाटर। एसीटोन क्या होता है पता है? लड़कियों वाले शौक छोड़ दे। तेरे को कैसे पता? तेरे घर से लेके गया था क्या? इधर देखो, इसके घर से ही ले गया था। नेल पॉलिश रिमूवर होता है, ठीक है, उसको एसीटोन बोलते हैं। अब इधर देखो, एसीटोन में पानी मिला हुआ है तो हमको एसीटोन अलग करना है और पानी अलग करना। अब इधर सुन लो बेटा, डिस्टिलेशन सुन लो। एसीटोन और वाटर को अलग कर रहे हैं। अब इसमें जब अपन ने नीचे से हीट प्रोड्यूस करी, हीट लगाई इसमें, तो क्या होगा? एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है और पानी का 100 डिग्री के करीब होता है। तो तुम देखो कि पहले 60 डिग्री आएगा, उसके बाद ही तो 100 आएगा। अब हमको पता है कि 60 डिग्री पे एक उबलने लगेगा मतलब कि एवेपोरेट होने लगेगा, और तो हम 100 डिग्री तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको 100 डिग्री तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। अगर 100 डिग्री पे पहुंचे तो दोनों ही उड़ जाएंगे। तो हमको दोनों उड़ाने हैं कि एक उड़ाना है? क्योंकि हमको अलग ही करना है ना सिर्फ। तो जब मान लो हमने 70 डिग्री के करीब पहुंच गए, अगर 60 डिग्री का इसका बॉइलिंग पॉइंट है तो हम 60, 70, 80 के करीब तक पहुंच सकते हैं, उसके आगे पहुंचने की जरूरत नहीं। तो मान लो हम 70 डिग्री पे पहुंचे तो जो एसीटोन है पूरा का पूरा उड़ने लगेगा। अब उड़ने लगेगा तो तुम सोचो, क्या हमको उसको भगाना है कि उसको भी चाहिए? हमको चाहिए। तो तुम देख रहे हो ये सारी व्यवस्था पानी हमने इसलिए कर रखी है कि एसीटोन उड़ के हमारे पास वापस आ जाए। अब जरा समझो कि ये जो व्यवस्था पानी है इससे क्या हो रहा है एक्चुअली में, और वो वापस कैसे आ रहा है समझो। अब जब एसीटोन उड़ेगा तो वो वेपर फॉर्म में जाएगा। अब वेपर फॉर्म में उड़ के जा रहा है तो तुम देख रहे हो कि हमने इसको एक अलग से ओपनिंग में निकाल रखा है। मतलब अगर वो उड़ेगा तो ये जो बोतल टाइप की अलग से जो है उसमें आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये जो छोटा सा पाइप है इसके बाहर क्या हो रहा है? इसके बाहर ठंडा करने की व्यवस्था है, उसके बाहर ठंडा पानी लगाया जाता है। मतलब ठंडा पानी फ्लो कराया जाता है। तो क्या होता है, जो एसीटोन पहले 60 डिग्री या 70 डिग्री के टेम्परेचर पे जा रहा था, अब वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में आके, कांटेक्ट में मतलब ठंडे पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, पर क्योंकि जो पाइप है वो ठंडा हो जाएगा, तो जो एसीटोन पहले गर्म था अब उसका टेम्परेचर वापस कम हो जाएगा। तो जो पहले एवेपोरेटेड था अब वो वापस किस फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और फिर हम यहाँ पे उसको कलेक्ट कर लेंगे। समझ में आ रही है? इधर देखो, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? अगर नहीं आया तो दोबारा समझा दूंगा। बताओ मेरे को, क्या चीज लगाई है, क्यों लगाई है, सब समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने एसीटोन अलग कर लिया और जो बचेगा वो पानी पानी रह जाएगा। रोक नहीं देना है, मतलब हाँ उसके अराउंड रहेंगे अपन, ज्यादा नहीं बढ़ाना है, मतलब 100 तक नहीं पहुंचना है। लो नहीं मतलब 60-70 डिग्री पे आके फिर ज्यादा मत बढ़ाओ, उतने पे ही मेंटेन करने की कोशिश कर लो। अरे समझ में आ रहा है? पढ़ो जरा पढ़ो। बताया था ना कल बेटा, डीकम्पोजिशन उसको बोलते हैं जब कोई एक चीज, सुन लो, जब कोई एक चीज टूट जाती है
टूटना मतलब वैसे फिजिकली टूटना नहीं, जैसे कि कांच टूटता है वो उसको तो ब्रेक होना बोलते हैं। डिकम्पोजिशन केमिस्ट्री के अंदर क्या है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड होता है, तो इसको जब हीट मिलती है तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब एक चीज दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स में टूट जाती है तो उसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन। और तुम देखोगे ये केमिकल चेंज है क्योंकि नई चीज बन चुकी है। तो बोला है कि डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो उन्हीं लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो डिकम्पोज नहीं होते। अगर वो डिकम्पोज हो जाएंगे तो जिसको हम निकालना चाह रहे हैं वो बचेगा ही नहीं, वो तो कुछ और बन जाएगा। तो इसके लिए बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। पेज पलट के ये जो पहला पैराग्राफ ऊपर दे रखा है इसको अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और इसमें डिकम्पोजिशन वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि आप हर किसी उस पर कर लोगे इस्तेमाल। बेटा जितने भी अपन मिक्सचर सेपरेट कर रहे हैं वो सारे फिजिकल चेंज है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि कोई नई चीज नहीं बन रही तो वो फिजिकल ही रहेगा। नई चीज कहाँ बनी है? नई चीज कहाँ बनी है? नई चीज कहाँ है? वो तो मिक्स थी पहले, अलग अलग कर ली है बस, तो नई कहाँ है? एट व्हाट टेम्परेचर द थर्मोमीटर रीडिंग बिकम कांस्टेंट फॉर सम टाइम। हाँ 60 डिग्री पे हुई ना, क्योंकि 60 डिग्री पे जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लेटेंट हीट जब आएगी तब। लेटेंट हीट आती है तभी तो कांस्टेंट टेम्परेचर दिखाता है। अब आगे सुन लेते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बता देता हूँ। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बीट्स मतलब क्या बोलते हैं, छोटी छोटी बॉल जो तुम माला वगैरह पहनते हो, माला वगैरह पहनते हो, हाँ उसमें जो छोटे छोटे बॉल टाइप की रहती है, मोती, छोटे छोटे जो हाँ मोती मोती टाइप के बॉल बॉल्स होते हैं उनको बीट्स कहते हैं। हाँ बेटा, बेटा क्या इज्जत पे हाथ मत डाल। हाँ क्या हो गया? ए बातें क्यों हो रही, चुप हो जाओ बेटा। हाँ पहला वाला दूसरा वाला, पहले वाले में बोल रहा है कि इस मेथड को डिस्टिलेशन कहते हैं। किस मेथड को? दो अलग अलग मिक्सेबल लिक्विड को अलग करने वाले को मेथड को। और इसमें टेम्परेचर डिफरेंस 25 से ज़्यादा होना चाहिए। और हाँ बस यही बोल रहा है, विदाउट डीकम्पोजिशन मैंने बता ही दिया इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर डीकम्पोज हो गया तो नया सब्सटेंस बन जाएगा। और सफिशिएंट डिफरेंस मतलब 25 से ज़्यादा। तो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ? ठीक है अब आगे सुन लो। अब आगे क्या है कि 25 से कम, आगे क्या है 25 से कम बॉइलिंग डिफरेंस है। अगर 25 से कम बॉइलिंग डिफरेंस है तो दोनों ही उड़ जाएंगे। 25 से कम बॉइलिंग डिफरेंस है तो दोनों ही उड़ जाएंगे। तो क्या होगा कि जो मान लो एक का 60 है और एक का 70 है मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो 70 और 60 दोनों ही उड़ जाएंगे। अब देखो इसके, क्योंकि इस बार दोनों उड़ने वाले हैं तो पहले से कुछ अलग व्यवस्था कर रखी है, दिख रहा है तुमको? पहले तो एक ही उड़ रहा था तो उसको अकेला कलेक्ट करना था हमको और कोई टेंशन नहीं थी। पर इस बार दोनों उड़ेंगे तो क्या करना है सुन लो। जैसे 60 और 70 वाले दोनों उड़ गए, अब ठंडा पहले कौन हो जाएगा, 60 वाला कि 70 वाला? 60 वाला। तो ये जो ग्लास की बीट्स लगाई है ना वो इसीलिए लगाई है कि जो वेपर दोनों के बने हैं वो इससे टकरा के क्या हो जाए, ठंडे हो जाए। अब तुमको पता है कि 60 वाला पहले ठंडा हो जाएगा और 70 वाला बाद में होगा। तो 70 वाला तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो वेपर के फॉर्म में ही रहेगा, और 60 वाला वापस जल्दी ठंडा हो जाएगा तो वो टप 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 करके नीचे वापस गिर जाएगा। समझ में आ रही है? देखो मैं बता रहा हूं, जैसे कि 60 और 70 वाले दोनों गए, समझ में आई? अब तुमको पता है कि 60 वाला जल्दी ठंडा हो जाएगा, 70 वाला देर में होगा, यानी कि 70 वाले का वेपर बना ही रहेगा और 60 वाला इन ग्लास बीट से टकरा के वापस ठंडा होकर वापस लिक्विड बन जाएगा और 70 वाला बाहर चले जाएगा। तो 70 वाला तो हमने कलेक्ट कर लिया और 60 वाला ठंडा होके वापस इसी में गिर जाएगा। समझ में आई? तो इस तरीके से 60 वाला अलग हो गया, 70 वाला अलग हो गया। सिंपल सा तरीका है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि इसमें दोनों
का बॉइलिंग पॉइंट नज़दीक है। टेम्परेचर जिसका कम है वो जल्दी ठंडा होगा ना, और जिसका ज़्यादा है वो देर में ठंडा होगा। तो जो देर में ठंडा होगा वो इवेपोरेट होके बाहर निकल जाएगा, और जो जल्दी ठंडा हो रहा है वो नीचे आ जाएगा। बस ये वाली बात है। ठंडा तो 70 वाला भी होना चाहेगा, पर टेम्परेचर इतना है कि वो नहीं हो पाएगा और वो हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से किसका डिफरेंस आ गया? ठंडे होने का डिफरेंस आ गया। मैं वीडियो भेज दूंगा, उसमें देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने एक कल भेजा था रिकॉइल वाला, तो उसमें न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है, और तुमने देखा रियल लाइफ में कितना, वो जो स्कारल चला रहा था तब तो उसको इतना तेज रिकॉइल लग रहा था कि वो पीछे की तरफ ही जाया जा रहा था। तो रिकॉइल होता है वो। तो इसलिए जब भी बंदूक चलाते हैं तो ऐसे क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं, मतलब करते नहीं है, हो ही जाता है। क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट? ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उनको कहते हैं, ये जो पेट्रोल निकलता है ना, तो जो रिफाइनरीज होती हैं, सुन लो ज़रा, ये जो रिफाइनरीज होती है ना, उनमें से पेट्रोल जो तो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल होता है, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भी डलता है, अपनी गाड़ी में डीजल भी डलता है। ऐसे ही जो वैसलीन आती है, वैसलीन, सर्दियाँ आने वाली है तो वैसलीन खूब लगाएंगे लोग, होठ फट जाते हैं, पैर फट जाते हैं उधर। तो वैसलीन को तुमने देखो तो उस पर लिखा रहता है पेट्रोलियम जेली। बहुत लगाइए लगता है तो हाँ, तो पेट्रोलियम जेली, तो ये सब जो है वो पेट्रोल के बाई प्रोडक्ट्स हैं। पेट्रोल से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। डीजल भी पेट्रोल के रॉ मटेरियल से बनता है, पेट्रोल तो बनता ही है। इसी तरीके से क्रूड ऑयल, हाँ क्रूड ऑयल से ये सब बनते हैं, तो इसलिए उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। कहाँ लिखा है 21 केल्विन? इसी बेटा 25 केल्विन, देखो अगर टेम्परेचर डिफरेंस अगर 25 केल्विन का है तो उसको 25 डिग्री सेल्सियस ही बोलेंगे। कैसे बोलेंगे तुम समझ लो। अरे रुक जाओ, जादू थोड़ी ना कर रहा हूं, रुक जाओ। इधर देखो, टेम्परेचर डिफरेंस अगर 25 केल्विन का है, मान लो कि एक का टेम्परेचर क्या बोलते हैं 300 केल्विन पे हो रहा है और एक का 325 केल्विन पे हो रहा है, तो कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो गया? 25 हो गया ना। अब तुम इसमें से 273 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस, और इसमें से 273 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 52 डिग्री सेल्सियस। अभी भी कितने का डिफरेंस है? समझ में आई? तो डिफरेंस के केस में, क्योंकि दोनों में सेम नंबर ही माइनस करने वाले हैं, तो सेम ही आएगा। जैसे कि तुम ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? 14 है ना, मेरी 27 है, तो अपने दोनों की है कितने का लग रहा हूँ? 47 या फिर 7 साल का? तुमसे भी छोटा। कितने के? 22 पे क्या कोई 20 नहीं, कितने के लग रहा है? 22 की कोई ऐसी फिक्स वो होती है क्या कि इस तरीके से दिखने पे 22 के लगते हैं? किसके जैसे? बेटा मास्क से तेरे शब्द बाहर नहीं आ पा रहे, मैं समझ नहीं पा रहा। तुम्हारे भाई के जैसे लग रहे हैं। ठीक है, रक्षाबंधन पे आ जाना, राखी बांध देना हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, उम्र की बात चल रही थी। तो हाँ, जैसे तुम 14 के हो और मैं 27 का हूँ, तो अपनी एज में कितना डिफरेंस हुआ? 13 का हुआ। अब आज से 10 साल बाद तुम कितने को जाओगे? 24 के। मैं कितने को जाऊंगा? 37 का। तब भी अपनी एज में कितना डिफरेंस है? क्योंकि कौन का कम ज्यादा आ रहा है? बेटा दूध अच्छा वाला पिया करो है, नकली दूध पी के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है समझ रहे हो? सेम यहाँ पे हो रहा है। अगर दोनों ही सेम नंबर से कम होने वाले हैं तो डिफरेंस तो अभी भी उतना ही रहेगा, जैसे अपनी एज की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? चलो आगे बढ़े क्या? अब हमको हवा में से अलग अलग गैसेस को अलग करना है। बेटा अगली साल अपन बिजली के चैप्टर पढ़ेंगे, उसका प्रैक्टिकल मत कर लियो डोल ही जाएगा फिर तो तू।
हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। तो सुनो अब, तो हमको पता है कि एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट गैसेस। इधर सुन लो, एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का, ठीक है। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलती है, नाइट्रोजन भी मिलती है। तुम देखो लिख रखा है क्या उसने, यहाँ पे लिख रखा है, और उनके क्या क्या लिख रखे हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी लिख रखा है। अब हमको पता है कि एयर अगर अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है और उन अलग अलग गैसेस की हमको ज़रूरत भी है, जैसे कि कोरोना अभी हुआ था तो ऑक्सीजन की बड़ी ज़रूरत पड़ी थी। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से लाए होंगे, एटमॉस्फेयर की हवा में से ही तो लाए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि संजीवनी पे हनुमान जी की तरह उड़ के गए हो और जाओ ऑक्सीजन ले आओ, ऐसा तो नहीं होता ना। इसी तरीके से नाइट्रोजन की भी हमको ज़रूरत पड़ती है। तुम देखो कि जो चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं उसमें कौन सी गैस रहती है, उससे क्या होता है, वो चिप्स का जो चिप्स जो है वो ख़राब नहीं होते, काफ़ी टाइम तक चलते हैं। तो तुम देखो कि अलग अलग गैसेस की हमको ज़रूरत है, तो हमको उनको निकालना भी आना चाहिए। समझ में आई? तो वो कैसे निकाल रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही निकाल रहे हैं। तुम देखो ये जो गैसेस हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट कितने कम है, देखो ज़रा, दिख रहा है? दिख रहा है ना। अब पर तुम देख रहे हो कि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस तो है। तो अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आता है तो हम उनको अलग कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस हमको उतना ठंडा टेम्परेचर लेबोरेटरी में लेके आना पड़ेगा और वो लेबोरेटरी में आ जाता है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, नाइट्रोजन को अलग कर सकते हैं, जो चाहिए वो अलग हो जाता है। क्या हो गया, बस ऐसे ही होता है और कुछ नहीं होता, तो वो अलग हो गया। इसको पढ़ लो तुम, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है बताने का, बस पता होना चाहिए कि एयर में से अलग अलग गैसेस अलग हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बस बेटा देखो, कोई भी एक अगर अपन ने नॉर्मल कंटेनर लिया तो उसमें एयर तो होती है ना। अब एयर तो होती है, तो उस एयर को अपन कम टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम पे ले गए, जैसे मान लो -200 पे ले गए। अब -200 पे तो पूरी एयर ही किस में बन जाएगी, लिक्विड में बन जाएगी। अब वो लिक्विड के अंदर ऑक्सीजन की भी लिक्विड है, नाइट्रोजन की भी लिक्विड है, CO2 की भी लिक्विड है। अगर लिक्विड फॉर्म में आ गई है तो डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल की मदद से हम अलग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ रहे हैं। ये समझ में आ गया सबको? क्या नहीं आया? हाँ, अरे तो अभी क्या पढ़ा था इसमें अपन ने, देखो ना कि अगर जब वो उबलेगा तो थोड़ी ना सब थोड़ी ना साथ में उबल जाएंगे कोई। हाँ बेटा, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है कि नहीं है? तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा पहले वही तोड़ेगा ना। तो इस तरीके से एक एक करके अलग होते चलेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जब आएगा वो अलग होता जाएगा। सिंपल तो है, वेरी सिंपल है, क्या को दिक्कत ले रहे हो? क्रिस्टलाइजेशन पढ़ते हैं, बढ़ जाए बेटा आगे। क्रिस्टलाइजेशन पढ़ते हैं। क्या क्या लिखा है? हाँ, तो जिसका देखो -183 पहले आएगा या -186 पहले आएगा या -196 पहले आएगा? तो उसी का सबसे पहले लिक्विड आएगा। आई समझ में? चलो आगे बढ़ लो, आगे अपन पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो याद करो, मैंने तुमको बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा गैप क्रिएट हो जाएगा और उतनी ज़्यादा अपन सॉल्यूट को डाल सकते हैं। और फिर मैंने तुमको क्या बताया था कि अगर टेम्परेचर वापस से ठंडा होने लग जाएगा तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाला था वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आई? तो इस प्रोसेस की मदद से कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल फॉर्म किए जाते हैं। क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इम्प्योरिटीज़ मतलब खराब चीज़ें जो कि हमको नहीं चाहिए, हमको प्योर कॉपर सल्फेट चाहिए। अब समझो कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें ऐसा ही करते हैं कि क्या बोलते हैं, उसको गर्म करते रहते हैं और ज़्यादा कॉपर सल्फेट मिलाते रहते हैं और ज़्यादा मिलाते रहते हैं।
एक समय ऐसा आता है कि ज़्यादा गर्म पे कॉपर सल्फेट की मात्रा हो जाती है, फिर ठंडा करते हैं तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बाहर आ जाते हैं। जिस तरीके से चाशनी के अंदर से सफ़ेद सफ़ेद शक्कर निकलती है, उससे मिश्री बनाई जाती है। क्या बनाते हैं? जो तुम प्रसाद के नाम पे ऐसे चट कर जाते हो, वो कैसे बनती है समझ रहे हो? उसमें भी चाशनी को गर्म करते हैं, एक्स्ट्रा शक्कर मिलाते हैं। एक्स्ट्रा शक्कर मिलाने के बाद जब चाशनी ठंडी होती है तो वो बाहर निकल आती है, किसके फॉर्म में? मिश्री मतलब शक्कर के फॉर्म में, प्योर। अब वो जो निकलती है बाहर वो प्योर होती है, वो जो बाहर निकलती है वो प्योर होती है। समझ में आई? तो उसी चीज की, उसी प्रोसेस की मदद से हम कॉपर सल्फेट को प्योर कैसे होती है, प्योर कैसे होती है, सवाल अच्छा है। अब मेरे को इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी कि प्योर कैसे होती है, पर हाँ प्योर होती है, इतना मुझे पता है कि प्योर होती है। अब वो कैसे होती है इसके बारे में तो शायद डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि इम्प्योरिटीज बाहर नहीं आती हो और वही बाहर आती हो, इसीलिए प्योर होती है। अब वो क्यों होता है उसके बारे में डिटेल में आगे चल के देखना पड़ेगा, रिसर्च करके कोशिश करेंगे बताने की। हो सकता है बता दें, हो सकता है ना बता पाए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड्स। तो सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका एक और एग्जांपल क्या है, जो समुद्र में से हम नमक निकालते हैं, वो भी समुद्र में से जो नमक निकाला जाता है उसके अंदर भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। तो उस इम्प्योरिटीज को भी साफ करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। देखो अब इसमें लिखा ही है बेटा, इसमें डायरेक्ट ही लिखा है कि प्योर सॉलिड ही मिलता है। इसने ऐसे नहीं लिखा कि क्यों होता है, तो फिर अपन को अलग से ही सर्च करना पड़ेगा। इसमें तो लिखा नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइजेशन से जो सॉलिड मिलेगा वो प्योर सॉलिड मिलेगा। चलो मेरी बात सुनो, चुप हो जाओ, ये पढ़ के आना। इसके बाद ये कुछ सवाल है, ये करके आना। इसके बाद सुन लो, फिजिकल और केमिकल चेंज में बता चुका हूँ, सिंपल से हैं, जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बन रही है वो फिजिकल है, नई चीज़ बन रही है वो केमिकल है। तो ये भी पढ़ के आना। और एलिमेंट कंपाउंड तो थोड़ा सा मैं बता दूंगा, चैप्टर ख़त्म, पैसा हजम। सवाल करके आना। चलो टाटा बाय बाय। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।